दिन था 14 अप्रैल 2024। जगह पाकिस्तान के शहर लाहौर का इस्लामपुरा इलाका। दोपहर के 12:30 पर एक घर के सामने एक मोटरसाइकिल रुकती है। उसमें से दो बंदे उतरते हैं और तेजी से सामने के एक घर में घुस जाते हैं। अंदर आमिर सरफराज तांबा उम्र 44 बैठा हुआ है। उसको 3 गोलियां मारी जाती हैं और तांबा वहीं खत्म हो जाता है। शूटर वहां से भाग जाते हैं। इस आदमी तांबा के बारे में आपको 3 बातें जाननी इम्पोर्टेंट हैं। पहली, वो लश्कर तैयबा का एक इम्पोर्टेंट आतंकवादी था और हाफिज सईद के बहुत करीबी माना जाता था। दूसरी, तांबा लाहौर का एक जाना माना डॉन भी था जिसका मेन काम था हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग करना। और तीसरी, तांबा पर हमारे पंजाब के सरबजीत की हत्या का आरोपी था। सरबजीत 2013 में लाहौर की जेल में बंद था। तब तांबा ने उसकी हत्या कर दी थी। अब सवाल ये है कि क्या तांबा को मारने का कनेक्शन सरबजीत से था? 5 अप्रैल यूके के सबसे बड़े अखबारों में से एक द गार्जियन ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी कि हमारा देश भारत 2020 के बाद से पाकिस्तान में छुपे 20 आतंकवादियों की हत्या करवा चुका है। जी हाँ, और इसमें सिर्फ तांबा ही नहीं, परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान में रहने वाला खालिस्तानी आतंकवादी जो भारत में ड्रग्स और हथियार की सप्लाई करता था, ये सभी तांबा की तरह मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत की सीक्रेट सर्विस रॉ यूएई से स्लीपर सेल चला रही है और आतंकियों को निशाना बना रही है। पर फिर बताया जाता है कि 2023 में एक ऐसा कांड हुआ जिसके बाद भारत सरकार ने इन ऑपरेशंस को बंद करने का ऑर्डर दिया। आज इस वीडियो में आप जानोगे कि ऐसा क्या हुआ था 2020 में कि भारत ने ये किलिंग्स शुरू कराई, और ऐसा क्या हुआ था 2023 में कि भारत को ये किलिंग्स रोकनी पड़ी, और हमारी सीक्रेट सर्विस एजेंसी रॉ आतंकियों को मारने के लिए कैसे कैसे तरीके अपना रही थी। Officials of the ISI, Inter-Services Intelligence, have claimed that India is killing terrorists on Pakistani soil. पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में जिन जिन आतंकियों को मारा गया वो सभी भारत पर हुई किसी न किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल थे, अटैक होते थे। पाकिस्तान में बैठा कोई आतंकवादी ग्रुप इसकी जिम्मेदारी लेता था। कुछ दिन न्यूज चैनल शोर मचाते थे और उसके बाद सब लोग चुप हो जाते थे। पर 2020 से ये बदलने वाला था और इसका रीजन था 14 फरवरी 2019 का दिन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हमारे सीआरपीएफ के 2500 जवानों को आर्मी के ट्रकों से बाई रोड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। ये आदमी जिसका नाम था आदिल अहमद दर एक आरडीएक्स से भरी वैन लेकर हमारे जवानों के कॉन्वॉय में घुस गया और कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। ब्लास्ट इतना खतरनाक और बड़ा था कि हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए। जब इस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन हुई तो 2 इम्पोर्टेंट बातें पता चली। पहली, हमले में जो 300 किलो आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था वो पाकिस्तान से स्मगल करके लाया गया था। और दूसरी, आदिल अहमद दर जिसने ये अटैक किया वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि अपने कश्मीर का लोकल इंडियन लड़का था जिसे पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद संगठन ने ट्रेनिंग दी थी। अब ब्लास्ट में उसकी तो जान चली गई, पर पाकिस्तान में इसके आका अपने घर में पूरी सेफ्टी के साथ आराम से बैठे रहे। इस अटैक के टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, और बड़ी ही बेशर्मी से इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि पुलवामा अटैक के पीछे पाकिस्तान के किसी भी आदमी का कोई हाथ नहीं था। और हर बारी इसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है। ये तो बार बार पाकिस्तान को एक व्हिपिंग बॉय बनाए रखेंगे। जहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मना कर रहे थे कि पाकिस्तान का इस अटैक से कोई रिलेशन नहीं है, वहीं जैश ए मोहम्मद के स्पोक्समैन मोहम्मद हसन ने सामने से बोला कि ये अटैक हमने कराया है। अब ये याद रखिएगा कि ये वही पाकिस्तान है जिसने ओसामा बिन लादेन के टाइम पर ये बोला था कि वो उनकी धरती पर नहीं है, और ओसामा कहाँ निकला ये सभी जानते हैं। अब रिपोर्ट बताती है कि पुलवामा अटैक ने हमारी एजेंसीज और सरकार दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब करें तो क्या करें, या तो अगले अटैक का वेट करें या फिर इन आतंकियों को घर में घुसकर मारें। एक इंडियन ऑफिसर ने बताया कि रॉ को इंस्पिरेशन मिली जब 2018 में सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक कोवर्ट ऑपरेशन चला के अपने ही देश के एक रिपोर्टर जमाल खशोगी को जान से मरवा दिया था क्योंकि वो प्रिंस के लिए खतरा बन गया था। इस
तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस पहले भी कई देशों ने किए हैं। इजराइल अपने दुश्मनों को मारने के लिए अपनी सीक्रेट सर्विस मोसाद का इस्तेमाल करता है। रशिया और अमेरिका अपनी CIA और KGB का इस्तेमाल करते हैं और अब भारत को इस्तेमाल करना था रॉ का। लेकिन इसके लिए रॉ को उस आदमी की परमिशन चाहिए थी जो सरकार में सबसे टॉप पर बैठा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, और उनको वो ऑर्डर मिल गया। और मिशन था भारत के दुश्मनों को ये मैसेज देना कि तुम कहीं भी छुपे हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मार सकते हैं। अब आपको पता चलेगा कि बिना पाकिस्तान में कदम रखे रॉ ने कैसे आतंकियों को मारना शुरू किया। किसी भी सीक्रेट कवर्ट ऑपरेशन को करने के लिए ये जरूरी होता है कि दुनिया को इसके बारे में पता ना चले। रिपोर्ट बताती है कि रॉ ने सबसे पहले अपना बेस ऑफ ऑपरेशंस चुना UAE को, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास है। यहाँ 35 लाख इंडियंस रहते हैं, जिससे उनके बीच में छुपकर काम करना आसान हो गया। अब रॉ ने किन किन तरीकों से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मारा, आपको टॉप के 3 केसेस बताता हूँ। सबसे पहले आतंकी जाहिद अखुंद मिस्त्री। इसने 1999 में हमारे इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक किया था। ये उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था और हरकतुल मुजाहिदीन का मेंबर था। ये आदमी पिछले 23 साल से पाकिस्तान में नाम बदल कर रह रहा था। अब रिपोर्ट बताती है कि रॉ एजेंट्स ने इसकी लोकेशन को महीनों तक ट्रेस किया। उसके लिए पाकिस्तान में बैठे इन्फॉर्मर्स को मोटा पैसा दिया गया। जब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो जाहिद को आइडेंटिकली कंफर्म करने के लिए रॉ ने अपनी एक फीमेल एजेंट का इस्तेमाल किया, जिसने एक जर्नलिस्ट बनकर जाहिद को कॉल किया और बोला कि वो अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर है और उसका एक इंटरव्यू लेना चाहती है। जाहिद को मारने के लिए रॉ ने अफगानिस्तान से 2 शूटर्स को मोटा पैसा देकर बुलाया और 1 मार्च 2022 को कराची की अख्तर कॉलोनी में जाहिद को मार दिया गया। जाहिद के बाद दूसरा केस आता है शाहिद लतीफ का, जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर। ये वही आदमी था जिसने पठानकोट एयरबेस में 2016 में अटैक करवाया था। इसको मारने के लिए रॉ एजेंट्स ने एक 20 साल के पाकिस्तानी लड़के को 15 लाख रुपए दिए। ये लड़का अमेज़न के वेयरहाउस में छोटी सी नौकरी करता था। उस लड़के को ये भी वादा किया गया कि अगर उसने काम ठीक से पूरा किया तो उसे 1.5 करोड़ रुपए और मिलेंगे। 11 अक्टूबर 2023 के दिन पाकिस्तान के सियालकोट में नूर मदीना मस्जिद में लतीफ को 2 लोगों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी, पर अटैक के बाद वो लड़का जिसने उसे गोली मारी थी पकड़ा गया, जिसने पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स को पूरी बात बता दी। और तीसरी शॉक करने वाली किलिंग हुई रियाज अहमद की। ये लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था। ये आदमी हमारे मुंबई में 2008 में हुए हमले के पीछे था। अब रॉ ने इसको मारने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट बताती है कि आईसिस ने टेलीग्राम पर अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक ऐसे ही टेलीग्राम चैनल का नाम था विस्पर्स ऑफ द फॉरगॉटन। ये ग्रुप ऐसे लड़कों को टारगेट करता था जिनकी सोच रेडिकल होती है और जो आईसिस ज्वाइन करना चाहते हैं। रॉ एजेंट्स ने इसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया और वहां से लाहौर के 20 साल के एक लड़के मोहम्मद अब्दुल्ला को कांटेक्ट किया। उसे ये बोला गया कि उसको आईसिस के लिए लड़ने का मौका दिया जाएगा, पर पहले उसको खुद को प्रूव करना होगा। उसको बोला गया कि एक इस्लाम के दुश्मन को तुझे मारना होगा, एक काफिर जिसका नाम है रियाज अहमद। और 9 सितंबर 2023 में रावलकोट की एक मस्जिद में रियाज अहमद को गोली मार दी गई, पर इस बार भी वो लड़का पकड़ा गया। अब सीक्रेट एजेंसीज बताती हैं कि 2020 से 2024 तक टोटल 20 आतंकवादी मरवाए गए हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर 2023 में हो गया एक बड़ा स्कैंडल, जिसके बाद भारत को सब कुछ समेटकर बंद करना पड़ा और वापस इंडिया आना पड़ा। सबूत सामने थे, भारत का सीक्रेट प्लान दुनिया के सामने आ गया था और इस क्लैश के सेंटर में थे ये 2 बंदे, हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू। पहले बात करते हैं निज्जर की। यह आदमी खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने और पंजाब को भारत से अलग करने में लगा हुआ था। इनफैक्ट भारत सरकार ने निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। NIA ने बताया था कि निज्जर पंजाब में बड़े पैमाने पर कत्लेआम की योजना बना रहा था। इस आदमी को पकड़ना इतना जरूरी था कि NIA ने उस पर $6000 का इनाम रखा हुआ था। 18 जून 2023 को कनाडा के एक शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर को गोली मार दी गई और कैनेडियन पुलिस ने 3 बंदों को इसके लिए पकड़ा। निज्जर कनाडा में अपनी कम्युनिटी में एक इम्पोर्टेंट
आदमी था, इसलिए इस घटना की इन्वेस्टिगेशन को कनाडा की सरकार ने बहुत सीरियसली लिया। उसके बाद एक दिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये ऐलान किया कि हमारे पास सबूत है कि निज्जर की किलिंग में भारत का हाथ है और यहाँ पर भारत फंस गया। पर प्रॉब्लम्स अभी बाकी थी। दूसरी प्रॉब्लम थी गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये एक खालिस्तानी आतंकवादी है और इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाता है और धमकी देता है कि पीएम मोदी को जान से मार देना चाहिए। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि इंडियन बिजनेसमैन निखिल गुप्ता ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को $1 लाख देने का वादा किया था पन्नू को मारने के लिए, पर ये प्लान उल्टा पड़ गया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर असल में अमेरिका की सरकार का इन्फॉर्मर निकला जो CIA के लिए काम करता था। उसके बाद गुप्ता को पकड़ लिया गया, लेकिन इस पर भारत ने सफाई देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है क्योंकि जो एजेंट पकड़ा गया वो रॉ का एजेंट नहीं था, मतलब एक ऐसा एजेंट जो अपनी ही सरकार को धोखा दे रहा था। उत्तराखंड के ऋषिकेश की एक रैली में हमारे प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। पर एस जयशंकर एक इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं। Canadians that this is not the government of India's policy. Well, that's how democracy works. अब सवाल ये है कि पीएम मोदी और एस जयशंकर दोनों की बातें मैच क्यों नहीं हो रही थी। अब इन किलिंग्स को छुपाने के पीछे 4 बड़े रीजंस हैं जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस खराब होने और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने का डर। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और 140 करोड़ लोगों का पेट पालना कोई मजाक नहीं होता और इस काम के लिए भारत डिपेंड करता है अपनी इकोनॉमी पर, अच्छी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, ताकि यहाँ की इंडस्ट्रीज ग्रो करे और ज्यादा लोगों को नौकरी मिले। अब एग्जाम्पल के लिए हाल ही में इंडिया में G20 समिट हुआ था। दुनिया भर के सबसे पावरफुल कंट्रीज यहाँ आई थी। अब अगर इन्हें ये पता चल जाए कि इंडिया सीक्रेटली दूसरे देशों में घुसकर किलिंग्स करवाता है तो इनमें से किसी भी कंट्री को ये बात पसंद नहीं आएगी और बदले में ये कंट्रीज अपने यहाँ से इंडिया के डिप्लोमेट्स को निकाल सकते हैं, इंडिया पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा हमारा देश इंडिया अपने डिफेंस के लिए करीब 70% हथियार बाहर के देशों से खरीदता है। अगर हम पर सैंक्शंस लगाए गए तो अमेरिका और फ्रांस हमें मिलिट्री सपोर्ट देना बंद कर देंगे और हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्रीज हैं जो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इस प्रॉब्लम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब 2018 में सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक कोवर्ट ऑपरेशन करवा के जमाल खशोगी को मरवा दिया था तो दुनिया के कई बड़े बिजनेस टाइकून्स ने सऊदी में किसी भी इन्वेस्टमेंट से मना कर दिया था। जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने साफ कहा था कि वो सऊदी को अब कोई भी हथियार नहीं बेचेंगे। हमारा देश जिसने पिछले 40 सालों में 119 टेररिस्ट अटैक्स झेले हैं, जिसमें 4000 निर्दोष लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों जवान शहीद हुए हैं, क्या हमें फिर भी अपना मुंह चुप करके बैठ जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या जायज है और क्या नहीं। अब आप ये देखो, अमेरिका में 9 नवंबर 2010 अटैक हुआ था और अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार दिया। क्या अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान की परमिशन ली थी? जवाब साफ है, अगर कोई हम पर हाथ उठाएगा तो हम उसका हाथ काट देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।